दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में आज की वीडियो में प्रस्तुत है महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन भारत के विदेशी आक्रमण। इसमें हम प्राचीन भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो आपकी आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, प्राचीन भारत के विदेशी आक्रमण। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणों की शुरुआत मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी सीमा से हुई थी। तो विदेशी आक्रमण की जो शुरुआत है यहाँ पर मैं नोट करते जा रहा हूँ। विदेशी आक्रमण जो है कहाँ से हुए थे? मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी सीमा से हुए थे। तो यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में जो प्राचीन भारत के विदेशी आक्रमण हुए थे उनकी शुरुआत मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी सीमा से हुई थी। और इनके कारण क्या थे इन आक्रमणों के? तो धन संपदा, राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय राजाओं में आपसी एकता का अभाव था। इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को आकर्षित किया था। तो इसके जो प्रमुख कारण रहे वो तो पहला नंबर अधिक से अधिक धन संपदा की तलाश थी। इसके अलावा क्षेत्र अस्थिरता, जो यहाँ का जो राजनीतिक अस्थिरता थी, इसने भी विदेशी आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा जो यहाँ के शासक थे उनमें आपसी एकता का अभाव था। आपसी एकता का अभाव जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था विदेशी आक्रमणकारियों के भारत पर आक्रमण करने का। इन आक्रमणों की शुरुआत सबसे पहले हखमनी साम्राज्य के फारसी यानी ईरानी शासकों से हुई और इसके बाद यूनानी यानी सिकंदर, शक और हूणों के हमले हुए थे। तो ये एक मोटा मोटा खाका था कि प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणों की शुरुआत मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी सीमा से हुई थी और धन संपदा, राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय राजाओं में आपसी एकता के अभाव ने विदेशी आक्रमणकारियों को आकर्षित किया था। ये आप जान लीजिए। अब आइए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो हम जिन आक्रमणों के बारे में जानेंगे उसमें सबसे पहले ईरानी या फारसी आक्रमण के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ सबसे पहले ईरानी यानी फारसी आक्रमण। ईरानी फारसी आक्रमण, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं इनको हम कवर करेंगे। ईरानी आक्रमण जो पहला आक्रमण था ये हखामनी वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। ईरान के हखमनी या हखमनी जो वंश है, हखमनी वंश के शासक संस्थापक, हखमनी वंश के शासक जो कि इसका संस्थापक भी रहा है हखमनी वंश का, कौन था? इसका नाम था साइरस। यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, इसको हिंदी में कुरुस। तो याद रखिएगा दोस्तों, ईरानी या फारसी आक्रमण की शुरुआत, पहला आक्रमण 550 ईसा पूर्व के आसपास, देखिए 550 ईसा पूर्व के आसपास जो है हखमनी वंश के शासक साइरस यानी कुरुस के द्वारा किया गया था। और ये भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर ये आक्रमण किया गया था। तो दोस्तों, साइरस यानी कुरुस ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। इसके अलावा आप देखिए दोस्तों, सबसे पहला सफल आक्रमण आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 516 ईसा पूर्व में साइरस के उत्तराधिकारी डेरियस प्रथम यानी दारा प्रथम ने किया था। साइरस ने सिंध के पश्चिम में भारत के सीमावर्ती क्षेत्र की विजय की थी। और दोस्तों प्लिनी एक इतिहासकार हैं। प्लिनी के विवरण से ये ज्ञात होता है कि साइरस ने कपीसा नगर को ध्वस्त किया था।
साइरस ने कपिसा नगर को लूटपाट या धन संपदा के कारण उसकी प्राप्ति के लिए ध्वस्त किया था। ये आप याद रखिएगा, ये प्लिनी के विवरण से पता चलता है। साइरस की मृत्यु कहाँ हुई थी? कैस्पियन क्षेत्र में डरबाइक नामक एक पूर्वी जनजाति के विरुद्ध लड़ते हुई और उसका पुत्र केम्बिसीस द्वितीय उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। वो गृह युद्धों में उलझा रहा और उसके समय में हखामनी साम्राज्य को भारत की ओर कोई विस्तार नहीं हो सका। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सबसे पहले भारत पर या प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमणकारी ईरानी थे और हखमनी वंश के शासक साइरस ने सबसे पहला आक्रमण किया था। अब आइए जो है सफल आक्रमण की बात करते हैं। सफल आक्रमण सबसे पहला किसने किया था? तो भारत पर आक्रमण करने में पहली सफलता दारा प्रथम यानी डेरियस प्रथम को मिली थी। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, सफल आक्रमण। तो भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण किसने किया था? तो याद रखिएगा, सफल आक्रमण भारत पर ये डेरियस प्रथम यानी इसको दारा प्रथम कहा जाता है भारत के हिसाब से। तो सफल आक्रमण सबसे पहले डेरियस प्रथम ने की थी और दारा के यूनानी सेनापति स्काईलैक्स ने सिंधु से भारतीय समुद्र में उतरकर अरब और मकरान तटों का पता लगाया था। तो दारा के यूनानी सेनापति कौन थे? इसके डेरियस प्रथम के यूनानी सेनापति थे, देखिए नाम बहुत अच्छा है, स्काईलैक्स। इसने क्या किया था? इसने सिंधु से भारतीय समुद्र में उतरकर अरब और मकरान तटों का पता लगाया था। और दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सबसे पहले गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिलाया था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत पर जो आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों में पहला सफल आक्रमण डेरियस प्रथम यानी दारा प्रथम के द्वारा किया गया और इसके यूनानी सेनापति स्काईलैक्स ने सिंधु से भारतीय समुद्र में उतरकर अरब और मकरान तटों का पता लगाया गया था। और इसमें आप तथ्य के लिए जान लीजिए दोस्तों, तथ्य के लिए आप देखेंगे कि 516 ईसा पूर्व में दारा प्रथम ने क्या किया था? 516 ईसा पूर्व में दारा प्रथम ने गांधार को जीता था। यहाँ पर गांधार को जीता था, ये आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। गांधार को जीता था और इसके अलावा इसे अपने फारसी साम्राज्य में मिलाया। भारत का पश्चिमोत्तर भाग जो है दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत बना था और कंबोज और गांधार पर भी उसका अधिकार था। गांधार को जीता और जो भारतीय क्षेत्र थे उसको अपने फारसी साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था और दारा प्रथम का कंबोज और गांधार पर भी अधिकार था। दारा प्रथम के 3 अभिलेख बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम, ये 3 अभिलेख हैं। तो 3 अभिलेखों के नाम आप यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। 3 अभिलेख हैं दारा प्रथम के। इसमें कौन से अभिलेख हैं? बेहिस्तून अभिलेख ये दारा प्रथम का है। इसके अलावा एक अभिलेख है पर्सिपोलिस, देखिए पर्सिपोलिस, और तीसरा अभिलेख है आप देख सकते हैं नक्शे रुस्तम। ये 3 अभिलेख हैं जो दारा प्रथम के समय काल के हैं। इन तीनों अभिलेखों से ये पता चलता है कि उसी ने सबसे पहले सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभाग को अधिकृत किया था। भारतीय भूभाग को सबसे पहले डेरियस प्रथम ने अधिकृत किया था, ये आप जान लीजिए। उसके बाद दारा के पुत्र ने इसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो दारा के पुत्र, इसका नाम क्या था? दारा के पुत्र का नाम था जरक्सीज नाम था।
और ये दारा का पुत्र था और इसने अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा। लेकिन ये यूनानियों के द्वारा, ये जरक्सीज जो है ये यूनानियों के द्वारा इसको परास्त कर दिया गया था। ये आप जान लीजिएगा, यूनानियों के द्वारा इसको परास्त कर दिया गया था दारा के पुत्र जरक्सीज को, और इसने अपनी फौज में भारतीयों को भी शामिल किया था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है, इसको नोट कर लीजिए। जरक्सीज की मृत्यु के बाद उसके तात्कालिक उत्तराधिकारी अर्तजरक्सीज प्रथम और अर्तजरक्सीज द्वितीय हुए थे, और इन उत्तराधिकारियों द्वारा दारा प्रथम द्वारा निर्मित साम्राज्य को सुरक्षित रखा गया। पारसीकों का अंतिम सम्राट दारा तृतीय हुआ था, और दारा तृतीय को यूनानी सिकंदर ने अरबेला यानी गौगामेला के युद्ध में 331 ईसा पूर्व में पराजित किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। जो ये हखामनी साम्राज्य था, या जो ये पारसी थे फारस के सम्राट, तो इनका अंतिम सम्राट आप याद रख लीजिएगा। अंतिम सम्राट कौन था? अंतिम सम्राट था दारा तृतीय, दारा थर्ड या डेरियस थर्ड यानी दारा तृतीय। तो दारा तृतीय ये इनका अंतिम सम्राट था, और इसको 331 ईसा पूर्व में 331 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हराया था। कहाँ पर? सिकंदर ने दोस्तों, अभी मैंने बताया है, सिकंदर ने अरबेला यानी गौगामेला, अरबेला या गौगामेला के युद्ध में हराया था। इसको आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको मैंने स्टार कर दिया। तो अंतिम सम्राट दारा तृतीय था। इसका समय काल 360 से 330 ईसा पूर्व था, और इसको सिकंदर ने 331 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अरबेला गौगामेला के युद्ध में जो है हराया था। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हखामनी साम्राज्य या ईरानी आक्रमण का प्रभाव क्या क्या पड़ा था? तो इन आक्रमणों से भारत और ईरान के बीच समुद्री मार्ग की खोज की गई, जिससे विदेशी व्यापार बढ़ा था। पश्चिमोत्तर भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ। ईरानियों की अरमाइक लिपि का भी प्रचार प्रसार हुआ। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई, और मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे अशोक के स्मारक घंटे के आकार के गुंबद, ये ईरानी प्रतिरूप पर आधारित थे, और अशोक के शासनकाल की प्रस्तावना और उनमें जो प्रयुक्त शब्द हैं उनमें भी ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है। तो सामान्य रूप से इन आक्रमणों से भारत और ईरान के बीच व्यापारिक मार्ग खुले, और फारसियों से खरोष्ठी लिपि भारत आई थी। विदेशी आक्रमणों में जो दूसरा आक्रमण है, इसको आइए देखते हैं, यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राचीन भारत के विदेशी आक्रमणों में। तो यूनानी आक्रमण में सिकंदर का आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा पार करके भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए, सिकंदर ये फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर फिलिप द्वितीय का पुत्र, ये सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो फिलिप द्वितीय का पुत्र था सिकंदर। ये 359 ईसा पूर्व में जो फिलिप द्वितीय था, ये मकदूनिया या मैसिडोनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में की गई थी, और पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर 20 वर्ष की अल्पायु में सिंहासन पर बैठा, और ये अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर 20 वर्ष की उम्र में शासक बना था, 20 वर्ष की उम्र में। और ये आप जानते हैं, यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो के गुरु थे सुकरात, और सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। तो अरस्तु का शिष्य था सिकंदर, और यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण लगभग
सिकंदर का भारत पर आक्रमण लगभग कब? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बल्ख यानी बैक्ट्रिया, वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र है, इसको जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत यानी खैबर दर्रा पार करके भारत आया था। तो खैबर दर्रा पार करते हुए हिंदुकुश पर्वत का ये खैबर दर्रा पार करने के बाद भारत आया था। और याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण किया था। आम्भी जो है ये कहाँ का शासक था? तक्षशिला का शासक था। इसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, आत्मसमर्पण किया था ये आम्भी शासक था तक्षशिला का, इसने आत्मसमर्पण कर दिया। और सिकंदर के आक्रमण के समय अस्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मस्सग थी। इसके बारे में आप जानते भी हैं। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद वहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। और इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो कहाँ के? तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य है, अस्वक या अस्मक। अस्मक में जो है स्त्रियों ने सिकंदर के खिलाफ युद्ध किया, सिकंदर के विरुद्ध अस्त्र धारण किया था वहाँ पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद। दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण, जैसे ही हम सिकंदर का नाम लेते हैं तो उसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध आता है, झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध, ये जब हम सिकंदर का अध्ययन करते हैं तो झेलम का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर को जो है यहाँ के झेलम और चिनाव के मध्यवर्ती क्षेत्र का शासक जो है ये पंजाब के राजा पोरस, जिसको पुरु भी कहा जाता है, पोरस से युद्ध करना पड़ा था और ये झेलम के युद्ध के रूप में प्रसिद्ध है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि इसको हाइडेस्पीज, झेलम के युद्ध को हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। ये बहुत बार आपको परीक्षाओं में आया होगा। झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध, इसको वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पोरस की हार हुई थी और सिकंदर विजयी हुआ था। और 19 महीने तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसको पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया और वे वापस लौट गए थे। और इस आक्रमण से भारत और यूनान के बीच सीधे संपर्क की शुरुआत हुई थी। तो सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। 19 महीने वो भारत में रहा था। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। आक्रमण के दौरान सिकंदर 19 महीने तक भारत में रहा था। और सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति कौन था? सेनापति फिलिप भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वो स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया था। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी। 2 नगर सिकंदर ने स्थापित किए थे। एक का नाम था निकैया नगर। और ये क्यों था? ये जो है विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में इसने निकैया नगर की स्थापना की थी। और एक नगर बऊ केफला, आप जानते भी होंगे, बऊ केफला नगर जो है अपने प्रिय घोड़े के नाम पर 2 नगरों की स्थापना की थी, निकैया और बऊ केफला।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, ये इम्पॉर्टेंट है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में जो है 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हो गई थी। बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में, बहुत कम उम्र में ही वो चल बसा। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में, जो सिकंदर के साथ प्रमुख लेखक आए थे उनमें कौन कौन थे, इनको जान लीजिए। नियार्कस, इसके अलावा आनेसिक्रिटस, फिर उसके बाद अरिस्टोब्यूलस, ये 3 लेखक ऐसे हैं जिनका जो लेखन है वो प्रामाणिक माना जा सकता है। तो सिकंदर के साथ आने वाले नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोब्यूलस के जो लेखक हैं इनके प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। दोस्तों भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था, इसको जान लीजिए कि सिकंदर की सफलता में जो सबसे प्रमुख कारण ये था कि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। हेमचंद राय चौधरी इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया गया है, यानी राज्य किसी एक केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी जानकारी के लिए बता दें। इसके अलावा सिकंदर की सेना बहुत शक्तिशाली थी, उसकी सेना में तेज तर्रार घोड़ों की बहुलता थी और आम्भी जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी उसकी सफलता का एक बड़ा कारण था। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या हुआ, तो भारत और यूनान के बीच सीधा संपर्क, भारत और यूनान के बीच सीधा संपर्क हुआ सिकंदर के आक्रमण से, ये इसका महत्वपूर्ण प्रभाव था। पश्चिमोत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हुआ और सिकंदर के अभियान से अनेक स्थल और जलमार्ग खुले जो आज भी भारतीय व्यापार में अहम योगदान दे रहे हैं। भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला ग्रहण किया और उलूक शैली के सिक्के इसी के परिणाम थे। भारत में गांधार शैली की कला का विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। इसमें भारतीय यूनानी कला का मिश्रण दिखता है। अब इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण था, इसके हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ही इसमें कवर करेंगे। मौर्योत्तर काल में इंडो ग्रीक और शक, देखिए इंडो ग्रीक और शक आक्रमण। इंडो ग्रीक को हिंदी में हम लोग यवन आक्रमण कहते हैं, यवन और शक आक्रमण। तो सिकंदर के बाद डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर या मिलिंद था, जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो यवनों में आप जान लीजिए डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया और इनका सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था वो मिनांडर या मिलिंद था। ये शक को सीथियंस भी कहा जाता है। शकों ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किया और ये मध्य एशिया से आए थे, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। शक जो है मध्य एशिया से आए थे और उत्तर पश्चिम भारत और बाद में पश्चिमी भारत यानी उज्जैन में अपने राज्य इन्होंने स्थापित किए थे। इसके अलावा आप देखिए कुषाण, देखिए कुषाण आक्रमण, तो ये कब हुआ था कुषाण आक्रमण? कुषाण आक्रमण का जो समय है ये प्रथम सदी ईस्वी था। प्रथम सदी ईस्वी में कुषाण आक्रमण हुआ था। ये चीन के यूची कबीले से संबंधित थे। यूची कबीला,
चीन के यूची कबीले से संबंधित थे कुषाण लोग, और इस वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। इसने रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट पर नियंत्रण स्थापित किया और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। इसी तरह एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण भारत पर हूण आक्रमण था, जो प्राचीन भारत के आक्रमणों में, प्राचीन भारत पर हुए आक्रमणों में महत्वपूर्ण है। तो ये 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी, 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में ये जो है हूण आक्रमण हुए थे। मध्य एशिया की बर्बर जनजाति हूणों ने भारत के गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था। कई बार आक्रमण किया हूणों ने भारत के गुप्त साम्राज्य पर, ये आप जान लीजिएगा। और उनके नेता मिहिर कुल ने, इनका जो हूणों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो शासक था मिहिर कुल, ये बहुत ही खराब या खतरनाक था। इसने भारत में बौद्ध धर्म को बहुत ही नुकसान पहुंचाया था मिहिर कुल, और बाद में राजा यशोवर्मन के द्वारा ये पराजित हुआ था। मिहिर कुल यशोवर्मन द्वारा पराजित हुआ था। तो याद रखिएगा, हूण आक्रमण 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य एशिया की बर्बर जनजाति हूणों ने भारत के गुप्त साम्राज्य पर कई भीषण आक्रमण किए। उनके नेता मिहिर कुल ने, जान लीजिए, बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाद में राजा यशोवर्मन द्वारा उनको पराजित किया गया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें हमने शार्ट में हमने भारत पर विदेशी आक्रमणों के बारे में जाना, और आप जान लीजिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है विदेशी आक्रमण भारत पर, और इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट, उनको हमने कवर किया। ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।